नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप देख रहे हैं 22 जिले 22 खबर और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। पंचकुला के सेक्टर 5 परेड ग्राउंड में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने रेलवे कर्मचारियों को संबोधित किया। सीएम ने यहां पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि रेलवे कर्मचारी जो ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं उनके दम पर ही रेलवे का सफल संचालन होता है। इस दौरान सीएम के सामने कई लोगों ने अपनी मांगों को रखा, जिस पर मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि मैं सीएम को जानता हूं, वो आपकी बात को गिरने नहीं देंगे, आपकी मांग को ऊपर तक पहुंचाया जाएगा। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। सीएम ने दीप जलाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की और इस दौरान विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और जेल मंत्री रणजीत सिंह भी मौजूद रहे। इस देश की तरक्की उद्योग पर निर्भर है, उद्योग की तरक्की रेलवे पर निर्भर है और रेलवे की तरक्की ये रेलवे श्रमिक संघ है, इसके ऊपर निर्भर है। तो भाई बहनों, आपने जो अपने कंधों पर एक मजबूती से भार उठा रखा है, देश की तरक्की इसी पर निर्भर है। हम लोग खास करके वर्तमान में जो अपनी केंद्र सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, यह हरियाणा की आपकी सरकार है। सब वर्गों का ध्यान जरूर रखते हैं, लेकिन सबसे अधिक ध्यान जो समाज का वो गरीब तबका है, जो मूल रूप से मेहनत करता है, मिट्टी में मिट्टी होता है, अपने कंधे पर वजन उठा के चलता है, ऐसे सब लोगों का भला कैसे हो, इसकी चिंता सबसे पहले करते हैं। अगर सरकारी संपत्ति पर, सरकार के संसाधनों पर किसी का पहला अधिकार है तो मजदूर का, गरीब का, श्रमिक का है। इसलिए ये जो असंगठित मजदूर क्षेत्र है, क्योंकि संगठित मजदूर क्षेत्र जो होता है वो अपनी लड़ाई लड़के, अपना आंदोलन करके, अपने सरकार से चार बातें सामने रख करके बहुत अपना साधन संपन्न भी हो जाता है। लेकिन जो असंगठित मजदूर क्षेत्र है, इसको इकट्ठा करना भी मुश्किल होता है। श्रम विभाग ने, केंद्र सरकार ने जब ये तय किया, जिसका उल्लेख हमारे अध्यक्ष जी कर रहे थे अभी, कि जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, इनका सबका पंजीकरण ये करना आवश्यक माना गया। कुरुक्षेत्र में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि गीता ज्ञान संस्थानम केंद्र में गीता जयंती को लेकर के 8 से 14 दिसंबर तक कार्यक्रम होंगे और उन्होंने कहा कि जियो गीता की तरफ से गीता जयंती पर्व के पावन मौके पर साप्ताहिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यक्रम के साथ साथ देश विदेश के लाखों लोग स्वेच्छा से जुड़ेंगे और पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेशों का मनन करेंगे। इसके साथ ही जियो गीता की श्री कृष्ण कृपा संस्थाएं प्रदेश के प्रत्येक नगर में साप्ताहिक कार्यक्रमों का भी आयोजन करेंगी। अहम पहलू यह है कि 11 दिसंबर को गीता ज्ञान संस्थानम केंद्र में जियो गीता युवा सम्मेलन का आयोजन होगा। इस सम्मेलन में प्रदेश भर से गीता प्रेमी युवा एकत्रित होंगे और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मुख्यमंत्री मनोहर लाल और खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा, गायक गजेंद्र फोगाट भी इसमें शामिल होंगे। ऑनलाइन का उस दिन मुख्यमंत्री जी ने वहाँ बताया था, वो भी ये आवश्यक नहीं है, भी निश्चित आया संदेश है कि संत सम्मेलन के दिन ही वो जुड़ेंगे या फिर 14 को जब एक वैश्विक गीता पाठ का आह्वान होगा। लेकिन ऐसी संभावना है, क्योंकि उस दिन मुख्यमंत्री जी ने ही बताया था कि जब वो मिल के आए थे तो उन्होंने गीता महोत्सव की चर्चा की थी वहाँ, और फिर उन्होंने कहा था कि मैं इस बार ऑनलाइन जुड़ूंगा और अगली बार के लिए जैसा होगा वातावरण को देखकर प्रयास करूँगा। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे देश पे ओमिक्रॉन का खतरा मंडरा रहा है। गुरुग्राम में जिला प्रशासन ने नो मास्क नो सर्विस नियम का ऐलान किया था, जिसके तहत अगर किसी ने मास्क नहीं लगा रखा है तो उसे कोई भी पब्लिक सर्विस नहीं मिलेगी। लेकिन ये नियम केवल आदेशों तक सिमट कर ही रह गए हैं। अब गुरुग्राम में चाहे बस स्टैंड की हम बात करें या सदर बाजार की, तमाम जगहों पर लोग बिना मास्क के ही नजर आते हैं। हमारे सहयोगी दीपक शर्मा की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोविड नियमों को लेकर के भले ही सरकार प्रशासन कितना ही दावे करे, लेकिन धरातल पर इसकी कोई सख्ताई नज़र नहीं आ रही। इस वक्त हम मौजूद हैं गुरुग्राम में बस स्टैंड के पास, जो कि गुरुग्राम के फुआरा चौक के नाम से
जाना जाता है। लेकिन आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से लोग, तमाम जो लोग हैं वो बिना मास्क के तमाम नियमों की अनदेखी करते नज़र आते हैं। हालांकि तमाम बातें और दावे भी किए गए कि लोगों को चालान किया जा रहा है उनको जागरूक करने के लिए, ताकि लोग सख्ती से इसकी पालना करें। एक तरफ कोरोना के मामले लगातार अब इजाफा हो रहा है, दूसरा ओमिक्रॉन की बात की जाए वो कहीं ना कहीं एक खतरा है। उसके बावजूद हालांकि प्रशासन के द्वारा सख्ताई के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर इसके ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। आपको ये दिखाना चाहेंगे ये नज़ारा, ये जिस जगह का है, ये सामने ठीक गुरुग्राम की पुलिस लाइन है। पुलिस लाइन जहाँ तमाम पुलिस के आला अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं, तमाम वो पुलिसकर्मी रहते हैं जिनके ऊपर इस सख्ताई की जिम्मेदारी है। आदेश तो किए जाते हैं, लेकिन उसकी पालना कितनी की जा रही है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ तमाम लोग जो हैं बिना मास्क के आपको नज़र आएंगे। सबसे बड़ी बात अगर यहाँ बात की जाए तो पुलिस लाइन के बाहर जब इस तरीके के हालात हैं कोई सख्ताई आपको नज़र नहीं आएगी, तमाम लोग नियमों की अनदेखी करते नज़र आएंगे। तो ऐसे में किस तरीके से इससे बचा जा सकता है? इंडिया न्यूज़ की भी लोगों से यह अपील है कि कोरोना की इस महामारी में, अभी कोरोना जो है ख़त्म नहीं हुआ, आंकड़े कमजोर हुए हैं, लेकिन इस महामारी से बचने के लिए लोगों को सबसे बड़ी ढाल ये मास्क है, सबसे बड़ी ढाल सावधानी है, जिसके लिए लोगों को खुद भी कदम उठाना होगा। हालांकि प्रशासन के दावे तो ज़रूर फेल होते नज़र आ रहे हैं, सख्ताई तो नज़र नहीं आती। ऐसे में लोगों को खुद जागरूक होकर अपनी जिम्मेदारी को निभाना होगा। गुरुग्राम से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज़। तो कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां जोरों पर हैं। अंबाला में स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में विदेशों से 284 लोग आए हैं, जिनमें से 70 लोग एटिस रिस्क वाले देशों से आए। जो भी लोग विदेशों से लौट रहे हैं उनको एयरपोर्ट पर ही RT-PCR टेस्ट करवाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ विदेशों से लौटने वाले सभी लोगों को होम आइसोलेट किया गया है। अगर इसके बाद भी उनमें कोई लक्षण मिलता है तो सैंपलिंग होगी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि अंबाला में अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो विदेश से आया हो और उसका डाटा स्वास्थ्य विभाग के पास ना आया हो। अगर कोई भी ओमिक्रॉन पॉजिटिव आता है तो उसका सैंपल दिल्ली भेजा जाएगा। तो प्रदूषण प्रतिबंध की वजह से चावल निर्यातकों को करोड़ों रुपए के नुकसान होने की आशंका बढ़ गई है और देश से चावल एक्सपोर्ट प्रभावित होने का सीधा लाभ पाकिस्तान के हिस्से में जाएगा। दरअसल प्रदूषण स्तर कम करने के लिए जारी किए गए सरकार और पर्यावरण मंत्रालय के आदेश से देश का चावल उद्योग संकट में आ गया है। अब प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने राइस मिलों को दिन में सिर्फ 8 घंटे और सप्ताह में केवल 5 दिन चलाने के निर्देश दिए हैं। राइस मिल पर लगे प्रतिबंधों का सीधा असर चावल उत्पादन और एक्सपोर्ट पर पड़ेगा। लामबंद हुए चावल मिल मालिकों और निर्यातकों ने यह आदेश वापस लेने के लिए सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। ये आदेश जल्दबाजी में लाए गए हैं। ये हमारा पीक टाइम होता है एक्सपोर्ट करने का, और जैसा कि आपने बताया कि करनाल जिला जो NCR के अंदर आता है, हम टोटल बासमती का एक्सपोर्ट 4 लाख टन का करते हैं, जिसमें से 2 लाख टन के लगभग करनाल जिले से होता है। और ये हमारा 40 लाख टन सॉरी, जिसमें 20 लाख टन के करीब करनाल जिले से होता है। अगर ये एक्सपोर्ट का हमारा टाइम दिसंबर, जनवरी, फरवरी एक पीक लोड टाइम है, क्योंकि ईरान के अंदर इस टाइम नवरोज होते हैं और सऊदी के अंदर इस बार रमजान भी मार्च के अंदर है, एंड ऑफ मार्च के अंदर है, जिसकी शिपमेंट है, हमारी कमिटमेंट है कि हम उनको जनवरी तक, फरवरी तक दे देंगे। अगर ये उद्योग बंद रहे, ना हमारे पास पैसा होगा जो कि हमें मंडियों का देना है, ना हम शिपमेंट पूरी कर पाएंगे, और वो चावल हमारी बजाय पाकिस्तान से जो चावल बासमती चावल है वो पाकिस्तान से परचेज कर लेंगे, जिसका खमियाजा पूरी राइस इंडस्ट्री को भुगतना पड़ेगा। अगर उद्योग ही बंद हो जाएगा तो फार्मर का माल कौन खरीदेगा कल को? अगले साल अभी भी फार्मर का जो गिरी आ रही है मंडियों में, उसके 300-400 रुपये रेट कम हो गए हैं इसके ऑर्डर के बाद। और जो हमारे हम खरीद चुके हैं वो सड़ेगी पैडी, और जो हमें ऑर्डर है एक्सपोर्ट ऑर्डर हमारे पास वो फुलफिल नहीं कर पाएंगे टाइमली, तो हम बाहर दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो जाएगा। और हमारी जो इंडस्ट्री है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, एसेंशियल कमोडिटी है, कभी भी इवन कोरोना के अंदर भी एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री को बंद नहीं किया गया, उनको चलने रहने की परमिशन दी गई। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी हमें पहले 2 साल पहले ऑर्डर परमिशन आई हुई है कि जो हस्क पे चल रही है जो इंडस्ट्री, उनको चलते, अगर वो नॉन पूरी कर रही हैं वो चलती रहेंगी।
बल्लभगढ़ के कल्पना चावला सिटी पार्क में अवैध कब्जे को लेकर भूमाफिया और स्थानीय लोग आमने सामने आ गए। इसके बाद गुस्साए लोगों ने स्थानीय प्रशासन और भूमाफियाओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल कल्पना चावला सिटी पार्क बल्लभगढ़ का सबसे बड़ा पार्क है। यहां कुछ लोगों ने करीब 5000 गज जगह पर दावा करते हुए उसे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जीत लिया। अब कांग्रेस के राज में इस जगह को भूमाफियाओं ने जीता था और इस जगह पे कब्जा भी किया था। इसको लेकर के बल्लभगढ़ शहर के लोगों में काफी गुस्सा था। वो भी भूमाफियाओं और प्रशासन के खिलाफ कोर्ट गए। अब फरीदाबाद की एक अदालत ने स्थानीय प्रशासन को कब्जा पार्क संघर्ष समिति के लोगों को दिए जाने के आदेश दिए। प्रशासन को सुबह 11 बजे जमीन का कब्जा दिलवाने के लिए आना था, लेकिन 1:30 बजे तक जब प्रशासन कब्जा दिलवाने के लिए नहीं पहुंचा तो स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मेरा नाम धर्म सिंह भाटी है। भाटी जी, आज यहाँ पे प्रशासन और आप लोग आमने सामने हो, वजह क्या है इसकी? वजह ये है सर कि पुराने 100 साल का इतिहास ये बताता है कि ये जोहड़ थी। यहाँ पे किसी प्रकार किसी भी आदमी का कब्जा नहीं था। वो गलत है। किसकी वजह से किन लोगों से मिलकर इन्होंने इसमें अपना कब्जा जताया है और कोर्ट में ये केस जीत के आए हैं। इसलिए हम इस पार्क को बचाने के लिए प्रशासन को ये बताना चाहते हैं कि भाई जब ये जोहड़ की जमीन थी तो इसमें इनका कब्जा कैसे हो गया। लैंड ऑफ नेचर को कभी नहीं बदला जा सकता। रोहतक में ऑल इंडिया रेजिडेंट डॉक्टर यूनियन ने हड़ताल की है और नए पीजी एडमिशन नहीं होने को लेकर के पीजीआईएमएस रोहतक के रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। पीजीआईएमएस रोहतक के 450 रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। ये डॉक्टर फिलहाल वार्ड और ओपीडी में मरीजों की जांच नहीं करेंगे। इसके अलावा सभी तरह के इलेक्टिव सर्विस भी रेजिडेंट डॉक्टर्स नहीं देंगे। आज सिर्फ इमरजेंसी, ट्रॉमा सेंटर और आईसीयू में रेजिडेंट डॉक्टर्स ड्यूटी पर अपनी सेवाएं देंगे। अब पीजी के पहले बैच के छात्रों का दाखिला भी नहीं हो रहा है। एडमिशन में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कोटा निर्धारित किया जा रहा है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। हिसार रेंज के आईजी की टीम और जिला खाद्य सुरक्षा ने मिर्जापुर रोड स्थित एक फैक्ट्री पर छापेमारी की है। टीम ने यहां से बरामद फैक्ट्री से घी के सैंपल भरवाए हैं। काफी मात्रा में यहां पर घी को जब्त किया गया है। आशंका जताई जा रही है कि इस फैक्ट्री में नकली घी तैयार हो रहा था। तैयार नकली घी को कई नामी कंपनियों के डिब्बे में पैक करके हरियाणा और पंजाब में भेजा जा रहा था। टीम को यहां से काफी मात्रा में नकली पैकिंग का सामान भी मिला है। यमुनानगर में किसानों पर एक बार फिर से कुदरत की मार पड़ी है। गांव फकीर माजरा में हुई ओलावृष्टि से किसानों की कई तरह की फसल तबाह हो गई है। किसानों का यह कहना है कि उनकी पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है और उम्मीद है कि अब सरकार की तरफ से उनको राहत मिलेगी। ओलावृष्टि से गेहूं के साथ साथ आलू और प्याज की फसल भी खराब हो गई है। वहीं सोनीपत का सुभाष चौक शराबियों का ठिकाना बन चुका है। यहां पे शाम होते ही खुलेआम जाम छलकने शुरू हो जाते हैं। शराबी गाड़ी में बैठकर खाने का ऑर्डर देते हैं, गाड़ी में बैठकर वो शराब पीते हैं और इसके बाद शराबी नशे में मस्त होते हैं। पुलिस आंख बंद करके यहां से निकलती है। रोड पर जाम लगा रहता है। गाड़ी हटवाने पर लोगों के बीच झगड़ा भी होता है। बाजार में आने वाली महिलाओं पर भी इन शराबियों के चलते भारी परेशानियों का सामना महिलाओं को करना पड़ता है। वहीं रतिया का गांव हमजापुर में गुरुद्वारे में चोरी का मामला सामने आया है और गांव के गुरुद्वारे में एक व्यक्ति दीवार फांदकर जूतों सहित अंदर घुसा और फिर गुल्लक से नकदी चोरी करके फरार हुआ। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक गुरुद्वारे के अंदर घुसे शख्स ने पहले लोहे के रॉड से गुरुद्वारे की गुल्लक को तोड़ने की कोशिश की। कामयाबी नहीं मिलने पर चोर ने गुल्लक को उल्टा किया और जितनी भी नकदी निकली उसे चोरी करके फरार हो गया। सुबह जब गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य गुरुद्वारे पहुंचे हैं तो चोरी का पता लगा। गुरुद्वारा कमेटी ने पुलिस को इसकी सूचना दी। इसके साथ ही बेअदबी का आरोप भी लगाया। वहीं भिवानी लोहारू मार्ग पे गांव ललहाना के पास निजी स्कूल बस और रोडवेज बस की आमने सामने की भिड़ंत हुई और इस हादसे में लगभग 3 दर्जन लोग घायल हुए। घायलों को लोहानी के निजी और भिवानी के चौधरी बंसीलाल सामान्य हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। रोडवेज बस की सवारियों का कहना है कि बस सवारियों से भरी थी। धुंध ज्यादा होने के चलते बस चालक को दिखाई नहीं दिया और इन बसों की टक्कर हो गई।
उधर सिरसा के गांव काशिकाबास की लकड़ी की हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि लड़की का विवाह 4 साल पहले हुआ था। वहीं मृतक लड़की के परिजनों का आरोप है कि करीब 1.5 माह पूर्व ससुराल पक्ष के 8 लोगों ने मिलकर उनकी बेटी को जहरीला पदार्थ खाने में मिलाकर खिलाया, जिससे उसकी मौत हुई। उपचार के लिए लड़की का बयान भी लिया गया, लेकिन करीब 1.5 माह का समय बीतने के बावजूद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। आरोप है कि मृतका लड़की का पति पुलिसकर्मी है, इसलिए पुलिस इस पर कार्रवाई नहीं कर रही। तो कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जो कि रेवाड़ी के 5 किलोमीटर लंबे सर्कुलर रोड की हैं और इसी सर्कुलर रोड के दोनों ओर अनेकों स्कूल, अस्पतालों और बैंक हैं। इसके चलते यहां पर आए दिन जाम की स्थिति रहती है। इस जाम से निजात पाने के लिए रेवाड़ी पुलिस ने सर्कुलर रोड को ट्रायल के आधार पर 1 सप्ताह के लिए वन वे किया, लेकिन इसी 1 सप्ताह में वन वे के कारण वाहनों की रफ्तार बढ़ गई और फिर 3 सड़क हादसे में 2 लोगों की जान भी चली गई। तो 5 मिनट का सफर जो कि 30 मिनट में होता था, इसको सही करने के लिए इस ट्रैफिक को वन वे किया गया, लेकिन वन वे करने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हादसे भी हुए हैं। 3 हादसे हुए और उसके बाद यहाँ पर 2 लोगों ने इसमें अपनी जान गंवा दी है। तो वन वे में तेज रफ्तार जो वाहन है वो भी लोगों के लिए मुसीबत का सबब बने हुए हैं। एक तो जाम से लोग पहले परेशान रहते थे और उसके बाद जब इसको वन वे किया गया तो लोगों को और परेशानी ये कि एक्सीडेंट की वजह से इसमें कई लोगों ने जान भी गंवा दी। अब यातायात नियम उल्लंघन के चलते यहाँ पर लोगों के चालान भी काटे जा रहे हैं। 1 सप्ताह के लिए वन वे ट्रायल की वजह से 2 लोगों की मौत भी यहाँ पर हो चुकी है और इसलिए अब पुलिस यहाँ पर सख्ती बरत रही है। और चलिए इसी के साथ 22 जुलाई 22 खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।